नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में समझाएंगे बैलेंस शीट। लेकिन हम आज की वीडियो में जो चैप्टर फाइनल अकाउंट का है, फाइनल अकाउंट के इस चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम जब ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत में किन किन चीज़ों को, कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल किया जाता है, उसका हम एक बेहतरीन फॉर्मेट आपके सामने दिखा रहे हैं। और उस फॉर्मेट को इंग्लिश में और हिंदी में, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है लेकिन हम उसे एक्सप्लेन करते समय उसका हिंदी में भी वर्णन बाकायदे विश्लेषण करते हुए चलेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है उसको ज़्यादातर इंग्लिश में ही किया जाता है। तो 11th क्लास में और सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सॉल्यूशन का सबका सिस्टम इंग्लिश में ही होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार की शुरुआत के लिए, जब कोई व्यापारी एक प्रकार से कच्चा मोटा मोटा प्रॉफिट जानना चाहता है, जिसे हम सकल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट या सकल हानि या जिसे ग्रॉस लॉस कहते हैं, उसी को जानने के लिए बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं। अगर समय दिया होता है, टाइम दिया होता है कि भाई उसमें 31 मार्च हो या 31 दिसंबर हो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज ऑन 31 मार्च या दिसंबर, जो भी डेट हो यहाँ पर जरूर लिखा जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर डेट मेंशन करते हैं। अगर किताब में डेट है तो जरूर डालिए। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं। ये हमारा डेबिट साइड है, यानी डेबिट पक्ष है, ऋणी पक्ष, और ये क्रेडिट पक्ष है जिसे हम धनी पक्ष कहेंगे। इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होंगे, उस सॉल्यूशन को आप बहुत अच्छी तरह तभी कर पाएंगे जब आपको एक बेहतरीन फॉर्मेट आपकी नज़रों में हो, आपके दिमाग में हो, क्योंकि सभी आइटम्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें से हमें छांटना होता है, छांट करके कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस से है और किसका संबंध बैलेंस शीट से है, यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में सेल्स लिखेंगे। सेल यानी विक्रय, विक्रय में से सेल्स रिटर्न, जिसे हम रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं, इसको रिटर्न इनवार्ड या विक्रय वापसी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने रिटर्न इनवार्ड शब्द का प्रयोग किया है, तो इस प्रकार से इसे विक्रय वापसी, यहाँ पर आप रिटर्न इनवार्ड की जगह सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं। टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न अगर दिया होगा तभी घटाएंगे, जब नहीं दिया होगा तो भाई ज़बरदस्ती कैसे घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने के बाद। इसके बाद इधर क्लोजिंग स्टॉक आता है और उसके बाद आता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यानी प्रेषण पर भेजा गया माल। ये अंतिम रहतिया है। प्रेषण पर भेजा गया माल, जो व्यापारी होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से माल बेचता है। उसकी अलग अलग ब्रांचें होती, वहाँ से भी माल भेजता है, मतलब बेचता है, बेच करके, तो वह भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। उसके बाद डेबिट बाई क्रेडिट साइड में तो यही 3 अमाउंट आपको ध्यान रखने होंगे। ये 3 आइटम के अलावा चौथा कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर हम डेबिट साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को आपको लिखना होगा। क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अगर है तो उसे एक बार जरूर ढूंढ लेंगे, क्योंकि सबसे टॉप पर ओपनिंग स्टॉक को ही लिखा जाना जरूरी होता है। उसके बाद परचेज, परचेज में से हम परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी, या यहाँ पर लिखा हुआ है बाहरी वापसी के नाम से भी कभी कभी हिंदी वाले बुक में लिखा होता है, हिंदी मीडियम के लिए। इसमें से जो हमारा क्रय है, परचेज है, उसमें से क्रय वापसी, पर्सनल गुड्स यानी निजी प्रयोग के लिए लिया गया माल, उसको भी घटाते हैं। सैंपल गुड्स
नमूने के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ माल जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा होता है उसको भी हम यहाँ पर घटाते हैं। गुड्स अगर कोई लॉस बाय फायर यानी आग के द्वारा माल नष्ट हो गया तो उसको भी हम यहाँ पर घटाएंगे। यानी परचेज में से इन चार जो अमाउंट है इनको घटाते हैं और इन चार आइटमों को घटाने के बाद जो परचेज बचेगा उसको शुद्ध अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद वेजेज जिसे मजदूरी कहते हैं उसको लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जिसे निर्माण व्यय कहा जाता है उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, इसका मतलब है उत्पादन व्यय। तो जो प्रोडक्टिव व्यय होता है उसका संबंध डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ही होता है। उत्पादन व्यय इसका हिंदी में नाम है, इसको भी डेबिट में लिखेंगे। फ्रेट इनवार्ड या फ्रेट भाड़ा या भाड़ा आगत ऐसा भी लिखा होता है, यह डेबिट साइड में आता है। कोयला और गैस और पानी जिसे कोल गैस एंड वाटर कहते हैं उसका संबंध भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से होता है, माल बनाने की लागत से संबंधित है। पावर एंड फ्यूल, पावर फ्यूल भी यही आता है, जिसको हम पावर एंड फ्यूल लिख देंगे। तो पावर एंड फ्यूल जो होता है हमारा ये माल बनाने की लागत से अटैच है, तो इसका संबंध भी यहाँ पर माल बनाने से है। ऑक्ट्री का मतलब होता है चुंगी, चुंगी भी यही डेबिट साइड में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेज प्रत्यक्ष व्यय जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी प्रत्यक्ष व्यय, इसको भी यहाँ पर लिखा जाता है। कैरिज एंड कार्टेज इसका मतलब होता है ढुलाई, इसमें ढुलाई शब्द का जो प्रयोग होता है वो कार्टेज एंड कैरिज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस जिसे बोलते हैं कारखाना व्यय। एक्साइज ड्यूटी होता है, जो एक्साइज ड्यूटी होती है ये टैक्स होता है एक प्रकार से, और इस टैक्स को कभी कभी एक्साइज ड्यूटी के नाम से लिखा होता है या इसके बारे में क्वेश्चन में बहुत कम लिखा होता है एक्साइज ड्यूटी के बारे में। और एक्साइज ड्यूटी अगर है दिया हुआ है तो आपको इसे यहीं लिखना होगा, डेबिट साइड में ही लिखना होगा। कस्टम ड्यूटी यह भी एक प्रकार से सरकार के द्वारा खरीदे गए माल पर लगाया जाने वाला कर होता है, यह भी लिखा होता है तटकर। इंपोर्ट ड्यूटी आयात कर होता है, इसके नाम से भी लिखा होता है, अगर तो लिखेंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद आता है कैरिज ऑन परचेज यानी क्रय पर भाड़ा या ढुलाई या कुछ भी क्रय से संबंधित अगर कोई भी खर्चा लिखा हुआ है तो डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के जरूर लिखेंगे। ये फ्रेट ऑन परचेज, कैरिज ऑन परचेज इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है, यानी क्रय पर ढुलाई, क्रय पर भाड़ा, उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फ्रेट ऑन परचेज वही चीज़ है, क्रय पर भाड़ा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा। डॉक ड्यूज जब बाहर से माल मंगाते हैं तो जहाँ डॉक पर रखा जाता बंदरगाह के पास वहाँ पर ये खर्च होता है। भाई माल बाहर से मंगाएंगे तो जहाज़ से अगर आएगा तो वहाँ डॉक पर रखा जाएगा, तो डॉक वाला डॉक ड्यूज लेगा, तो वह संबंध जो है माल खरीदने से ही तो हुआ, इसलिए डॉक ड्यूज भी यहाँ पर डेबिट साइड में जरूर आएगा। इस प्रकार से हमारे डेबिट साइड के इतने सारे खर्चे हैं, जबकि क्रेडिट में महज सिर्फ 3 ही जो है इनकम दिखाई जा रही है। अब हमारा काम आता है कि भाई हम इसमें पता लगाएं कि फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। तो क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे, क्योंकि 11वीं क्लास के बच्चों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया कैलकुलेटर नॉट अलाउड, यानी आप भी जब कैलकुलेशन करेंगे तो मैनुअली करेंगे, यानी कि कॉपी पे लिख करके करेंगे, परंतु आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और अगर आप ज़बरदस्ती यूज करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड में मान लीजिए 50,000 आया टोटल और डेबिट साइड का जो टोटल है वो आया 40,000, तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम 50,000 में से 40,000 को डेबिट साइड को घटाएंगे और जो 10,000 का डिफरेंस है उसे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन किया गया, सकल लाभ नीचे ले गए। नीचे कहाँ ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि डेबिट साइड ज़्यादा हो जाए, अब 50,000 मान लो इसका टोटल 50,000 हो जाए पूरे का, और इधर का टोटल 40,000 हो जाए, तो 50,000 ही ज़्यादा है। जो ज़्यादा होता है उसी को ही हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे, और 50,000 में से इधर का 40,000 घटा देंगे, 10,000 जो बचेगा उसको हम लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस CD, यानी कि सकल लाभ नीचे ले गए। ये था ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट को आप सरसरी नज़र से दोबारा देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट मोस्टली मिलता नहीं है पूरे के पूरे अमाउंट का, और पूरे पूरे जो आइटम होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, किसी किसी बुक में मिलता है। बहुत सारी किताबों को देखने के बाद तब एक अच्छा सा फॉर्मेट तैयार होता है जिसमें सारे अमाउंट हमारे कवर हो जाते हैं। अब इसी में से कुछ राइटर्स जो हैं कुछ अमाउंट देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है और नई चीज़ हमारे आंखों के सामने आती है तो हम एकदम डर जाते हैं, इसको तो हमने फॉर्मेट में ही नहीं देखा है। तो अब इस सवाल के बाद, ये मतलब इस फॉर्मेट के बाद अब चलते हैं इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को समझेंगे और धीरे धीरे इन सभी आइटम्स को जानेंगे कि इनको लिखा कैसे जाता है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारे पास ये विजयपाल सिंह की बुक है, लेकिन राइटर देखो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है नॉलेज, कि आप उस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित सूचनाओं से मोहनलाल का 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाइए। यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक रहतिया, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही आया है, उसके बाद है क्रय, फिर विक्रय, फिर क्रय वापसी, विक्रय वापसी, निर्माण मजदूरी, आगत वाहन व्यय और डाक व तार, विविध व्यय, बीमा, किराया व कर, छूट। इसमें बोला गया है व्यापार और लाभ हानि खाता दोनों बनाइए। तो लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आइटम है उसको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये ध्यान रखिए कि आपको ट्रेडिंग वाले जो आइटम्स हैं उनको आपको याद करना है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का आपने सभी आइटम याद कर लिया तो जितने खर्चे बचेंगे वो सभी के सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। और इसके अलावा कोई भी ऐसा फंडा नहीं है जिसको आप अच्छी तरह से फाइनल अकाउंट को याद कर लें। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट टेक्निक है फाइनल अकाउंट को समझने के लिए, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप बेहतरीन याद रखेंगे और उसके बाद जो खर्चे बचेंगे उनको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये सवाल आगे बढ़ता चला जाएगा और इसके आइटम भी बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले नंबर है, इसमें बोला गया है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, इसमें डेट भी डाली गई है 31 मार्च 2020। तो अब हम आपके सामने इसको बनाएंगे और इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और सब चीज़ इसमें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा, जब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक साथ बनाने हो तो आप लिखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों एक साथ ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर डाल दीजिए डेट एज ऑन 31 मार्च 2020। इसके बाद आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वही लाइन वैसे ही फॉर्मेट बनाइए जैसे मैंने आपको दिखाया है। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स रुपीज, पार्टिकुलर्स रुपीज, ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है। सबसे पहले नंबर पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे जो कि मैंने आपको सबसे पहले ही दिखाया है। ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है उसको देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 2700 रुपये, 2700। बहुत जल्दी जल्दी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नंबर आता है परचेज का,
तो परचेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परचेज का जो अमाउंट है वो है 8,000, लेकिन परचेज में से हम परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी घटाते हैं तो यहाँ 150 रुपये है, तो भाई 8,000 में से 150 रुपये तो घटाना ही पड़ेगा। यह है 8,000 माइनस करिए रिटर्न 150 रुपये, तो यहाँ कितना बचेगा 7,850 रुपये बचेंगे। इसके बाद अगला खर्चा विक्रय, ये हमारा सेल है, सेल तो क्रेडिट में जाएगा, उसमें से सेल्स रिटर्न हम 100 रुपया घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इधर क्रेडिट साइड के जो आइटम्स हैं उनको क्रेडिट साइड में, तो बाई सेल आपने देखा 15,000 रुपये 15,000 है, इसमें से रिटर्न को माइनस कर देंगे। जो रिटर्न मैंने दिखाया वो 100 रुपये था, अब यहाँ 14,900 रुपये बचेंगे। इसके बाद इधर दूसरा आइटम आता क्लोजिंग स्टॉक, तीसरा आइटम गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, वो इसमें है नहीं। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ लिखा है निर्माणी मजदूरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वेजेज है, तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेज को हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया था तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, अरे पेन भी फ्लॉप हो गया है, तो कहाँ है भाई दूसरा पेन इस्तेमाल किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज आपको दिखाया था मैंने, इसमें लिखा गया है 3250 रुपये, ये रहा 3250 रुपये। इसके बाद है अगला खर्चा, देखेंगे ध्यान से तो कौन सा खर्चा अगला आता है, आगत वाहन व्यय, इसे बोलते हैं कैरिज इनवार्ड। तो कैरिज इनवार्ड है 150 रुपये, यह भी ट्रेडिंग में ही आता है। यहाँ लिखेंगे कैरिज इनवार्ड और इसका जो अमाउंट है वो है 150 रुपये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो डाक व तार हमारे ट्रेडिंग में नहीं आया क्योंकि हमने फॉर्मेट आपको दिखाया था। विविध व्यय ये भी खर्चा नहीं है, बीमा, किराया कर और छूट ये नहीं आएंगे। इसका मतलब ये जो 4-5 खर्चे हैं 1 2 3 4 5, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे क्योंकि ये ट्रेडिंग के फॉर्मेट और में तो है नहीं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि खाता भी पूछा गया है, तो उसको हम यानी कि ये जो 5 खर्चे हैं इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। इसके बाद एक पॉइंट था इसमें क्लोजिंग स्टॉक का, हमेशा सवाल में अंतिम रहती है, सवाल के लास्ट में लिखा होता है, तो सवाल के लास्ट में यहाँ पे अंतिम रहती है 3,000 रुपये का। तो चेक करेंगे भाई 3,000 रुपये डाल के कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अब देखो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा क्योंकि हमें क्रेडिट साइड की जो रकम है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि ये है 14,900, 3,000 ये हो गया, तो ये हो गया 17,900 रुपया, 17,900। अगर ये 17,900 है तो इधर कितना होता है, इधर देखेंगे तो 7 2 9,000, 8 7 15 है तो 10,550, 10 3 13,000, 800, 950, 13,950 रुपये होते हैं। हम 17,900 में से 17,900 माइनस 13,950 घटा देते हैं तो ये आया 3,950। ये है ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम यहाँ लिखेंगे 3,950 और यही 17,900 ज़्यादा है ये वाला, दोनों का टोटल। अगर ये दोनों टोटल यानी ज़्यादा है तो इन्हीं को ही हमें दोनों तरफ लिखना होगा 17,900, कोमा यहाँ नहीं लगना चाहिए था, कोमा यहाँ लगेगा, और 17,900 यहाँ लिख देंगे। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये तो यहाँ कैरीड डाउन है, इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे। ब्रॉड डाउन मतलब होता है इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर लाएंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 3,950 रुपये। इसके बाद जो खर्चे मैंने आपको दिखाया था बचे हैं या कोई इनकम है उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे इनकम को, और खर्चे हैं तो डेबिट में। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये प्रॉफिट एंड लॉस का भाग है, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले पोस्टेज एंड टेलीग्राम 50 रुपये,
अब भाई ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर देख लीजिए, ये रहा 3950। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये है 50 रुपये, 50 रुपीज़ का। दूसरा खर्चा है सन्ड्री एक्सपेंसेज, विविध व्यय, 100 रुपये का। जो खर्चे बचे हैं उनको अब हम यहाँ डाल देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेज है 100 रुपये। इसके बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है आपका यहाँ पर 50 रुपये, उसको लिखेंगे। उसके बाद अगला देखेंगे तो यहाँ पर रेंट एंड टैक्स है 100 रुपये का, डिस्काउंट है 50 रुपये का। रेंट एंड टैक्स 100 रुपये, डिस्काउंट 50 रुपये। ये हमारे खर्चे हैं, इनको हम यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद हम बंद कर देंगे, क्लोज दोनों तरफ से। 3950 जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से इन पांचों को घटाएंगे। 3950 ज़्यादा है, इसी को दोनों तरफ लिख दिया जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा होता है उसी को दोनों तरफ लिखते हैं। 3950 में से इन्हें घटा देंगे 200, 300, 350। इसमें से 350 घटा देंगे तो जो बचेगा वो होगा नेट प्रॉफिट। इस प्रकार से नेट प्रॉफिट 3600 रुपये बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, और मैच करने पर ये तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर, ये हो गया नेट प्रॉफिट का आंसर। इस सवाल में आपने बहुत अच्छी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही बहुत अच्छी तरह से सीखा है। फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये सवाल बनाया गया है, और आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा है हमने, और एक क्वेश्चन करवाया है, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 4, और एक फॉर्मेट बेहतरीन आपको सिखाया है ट्रेडिंग अकाउंट का। उस फॉर्मेट को आप जरूर याद करेंगे। उस फॉर्मेट को याद कर लेंगे तो जो बचे हुए आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगली वीडियो में हम इसके ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित और क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें इसके आइटम्स की जो संख्या है, यानी जो ये यहाँ पर लिखे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और नए नए आइटम आने शुरू हो जाएंगे, और उनका कैसे लेखा जोखा किया जाएगा यह आप बाकायदे समझेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं देते हैं विराम। अगली वीडियो में आपके समक्ष दोबारा पुनः आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।